मनगांव की धरती पर हमारे मनगांव से 2 बार की विधानसभा की प्रत्याशी रही बहन बबीता साकेत जी, बलराम गौतम जी आज का संचालन कर रहे हैं। हाफिज मोहम्मद जी अली जिला अध्यक्ष, अरविंद मिश्रा जी पार्षद, रवि तिवारी जी पूर्व पार्षद मनगांव, राम उजागर मिश्रा जी, अनिल तिवारी जी सेक्टर के अध्यक्ष, पुष्पेंद्र वर्मा जी मंडल के अध्यक्ष, राम नरेश तिवारी जी, रामनिधि वर्मा जी जनपद सदस्य, वंदना तिवारी जी पार्षद वार्ड 6, सचिन रावत जी पार्षद वार्ड 1 तथा यहाँ आई हुई मेरे साथ में मेरी सभी बहनें, सभी कांग्रेस पार्टी की पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ जन, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता बंधु, यहाँ उपस्थित सभी हमारे युवा साथी, सभी माताएं बहनें, सभी जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सभी का मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आपके बीच में अभी बहन बबीता साकेत जी बता रही थी कि यहाँ पर भी आपके हमारे मनगांव से भी भाजपा के ही विधायक हैं, हमारे रीवा जिले के भाजपा के ही सांसद हैं और यहाँ पर आपके अध्यक्ष और नगर पालिका है ना मनगांव, यहाँ पर अध्यक्ष भी आपके भाजपा के ही हैं, तो स्वाभाविक है कि भाजपा के हिसाब से ही यहाँ पर काम चलता होगा। लेकिन मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जो लोग भाजपा के साथ नहीं हैं वो लोग इस बात को ध्यान से सुन लें, क्योंकि जो भाजपा के साथ हैं उनको तो हम सबकी बातें व्यर्थ ही लगेंगी। लेकिन मैं ये जनता से खास तौर पे आह्वान करना चाहती हूँ कि जनता के बीच में हम सब जा रहे हैं और जनता के लिए ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम सब एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस समय न्याय की लड़ाई लड़ रही है और संघर्ष का दौर चल रहा है कांग्रेस के लिए। इसलिए मैं जनता से जन जन से ये आह्वान करना चाहती हूँ, हर जगह जहाँ भी हम लोग जाते हैं और यहाँ भी मैं यही आह्वान करना चाहती हूँ आपसे कि ये आप सबकी लड़ाई है, मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है, ये आप सबकी लड़ाई है। मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, आप सब प्रत्याशी हैं और आप सबको जन जन को अपने हित में, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए इस चुनाव को लड़ना है। और आप सबको भी मालूम है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 वर्षों से आपके बीच में आपके यहाँ के विधायक भी हैं। एक बार भर शीला त्यागी जी रही हैं जब आरक्षित सीट थी, और उसके बाद से 2 बार भाजपा से ही विधायक रहे पति पत्नी। अभी आपके नरेंद्र प्रजापति जी हैं विधायक, 15 साल हो गए यहाँ पर भाजपा के शासन को। 10 वर्षों से आप सांसद जी को भी देख रहे हैं, जो तत्कालीन सांसद जी हैं जनार्दन मिश्रा जी, वो आपके बीच में यहाँ तो आए होंगे कि नहीं आए एक बार? अच्छा, वो मतलब यहाँ भी नहीं आए, जहाँ भाजपा का शासन है वहाँ भी नहीं आए। बहुत अच्छी बात। तो आप सब ये देख ही रहे होंगे कि सांसद जी को कोई ज़रूरत ही नहीं है जनता की। जो जनता उनको वोट देती है उस जनता की ज़रूरत नहीं है सांसद जी को, क्योंकि वो जनता के सुख दुख में कभी खड़े होना ही नहीं चाहते। हर जगह यही है कि सांसद जी को किसी ने नहीं देखा। जहाँ जहाँ जा रहे हैं, अभी 4-5 विधानसभा में हम लोग जा चुके हैं, लेकिन जहाँ भी जाते हैं हर जगह जनता का यही कहना है कि हमने सांसद जी को कभी देखा ही नहीं है, कौन है हम लोग पहचानते ही नहीं। कभी एक आध बार फोटो में देखा है शौचालय धोते हुए, वो भी अच्छे से नहीं पहचानते हैं कि वही है कि कोई और है। तो ये लोगों का कहना है। अब आप ही बताइए कि क्या एक सांसद का काम शौचालय धोने का है कि जनता के बीच में उपस्थित होने का है, कि उनके सुख दुख में खड़े होने का है, कि जनता के लिए आवाज़ उठाने का है? एक जनप्रतिनिधि का काम जनता के लिए आवाज़ उठाना होता है। हम अपने बीच में अपना जनप्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? इसीलिए ना कि आप सब दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं, भोपाल नहीं जा सकते हैं, तो जनप्रतिनिधि बनाते हैं कि वो आपकी आवाज़ को उठाएं, सदन में आपकी बात को रखें। अपने ज़िले की क्या गंभीर समस्याएं हैं, क्या जो भी छोटी समस्याएं, बहुत सारी धरातल की जो समस्याएं आम जनता की, उस बात को उठाने का काम करें। लेकिन सांसद जी ने कभी भी ये जरूरी नहीं समझा कि उन्हें अपने ज़िले की आवाज़ को उठाना चाहिए। कभी भी संसद में उन्होंने कभी भी कोई भी मुद्दा नहीं रखना अपने रीवा जिले का। और जब उनसे कोई हमारे पत्रकार बंधु या कोई भी सवाल पूछते हैं कि भाई आपने रीवा जिले के लिए क्या विकास किया, तो वो सीधे यही कहते हैं कि यार कोर्ट बन गया है ना आपके यहाँ,
और ट्रेनें आ गई हैं और 15-20 साल से खुदाई जारी है रीवा में। तो खुदाई जारी है तो इसका क्या मतलब है खुदाई का? भाई खुदाई जारी, आप कह रहे हो नल जल योजना का हमने पानी पहुंचा दिया, तो पानी किसको किसको मिल रहा? रीवा शहर के अंदर ही मीठा पानी नहीं मिल रहा, जहाँ पे इतने बड़े बड़े विकास की बातें मंत्री जी भी करते हैं, सांसद जी भी करते हैं। उसी विकास को मंत्री जी भी गिनवाते हैं, शुक्ला जी भी, कि हमने एयरपोर्ट बना दिया है, हमने ये आपके फ्लाईओवर बना दिए, हमने शॉपिंग मॉल बना दिए, हमने मल्टीप्लेक्स बना दिए। और उसी बात को सांसद जी भी बोलते कि हम ही ने बना दिया एयरपोर्ट। वो कहते हैं, पत्रकार पूछते हैं कि ये तो मंत्री जी ने बनवाया, तो कहते नहीं, केंद्र से योजना हम लाते हैं और भोपाल से वो लाते हैं, विधानसभा से। दोनों आपस में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि असली विकास किसने किया। तो मैं बताती हूँ कि उसके असली विकास के पीछे किसका हाथ है। उसके विकास के पीछे कांग्रेस का ही हाथ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एयरपोर्ट, वो आज बता रहे हैं कि एयरपोर्ट बन गया है, ये एयरपोर्ट कांग्रेस के जमाने से मंजूर था। जब हमारे यहाँ हमारे स्वर्गीय मुख्यमंत्री जी थे अर्जुन सिंह जी, उनके जमाने में, राजा मार्तंड सिंह जी के जमाने से ये स्वीकृत था। जो बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं वो सब जानते होंगे, कांग्रेस के जमाने से ये चीज़ मंजूर थी हमारे यहाँ एयरपोर्ट। ट्रेनें आई हैं, उसमें कोई इनका नाम नहीं है कि ये ट्रेन लेके आए। ट्रेन भी कांग्रेस के जमाने से चल रही है हमारे यहाँ, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो केंद्र में हो। अब इनकी डबल इंजन की सरकार है यहाँ से लेके केंद्र तक, तो अब ये उसमें चाहे जितना लीपा पोती बता दें कि ये हमने किया है, ये हमने किया है, लेकिन जो असली जमीनी स्तर के काम है, जो आम जनता का विकास है, वो कहाँ पर हुआ? आप लोग बताइए। यहाँ आप लोग भी सब बैठे हैं, आपके मनगांव में भी बता दीजिए कि आपके विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, बहुत सारे पार्षद भी हैं। तो कहाँ कहाँ नाली बन गई, कहाँ पीसीसी रोड बन गई, कहाँ हैंडपंप बन गए, कहाँ नल जल योजना मिल गई, कितनी नगर पालिका में काम हो गया, आप सब बताइए। खड़े होके कोई भी बता दीजिए कि इस वार्ड में इतना काम हो गया, तो हमें ये भी चलिए अच्छा लगेगा कि चलिए कहीं तो कुछ काम हो गया है। मतलब 15 वर्षों में जहाँ भी जाते हैं वही समस्या खड़ी है कि कहीं भी जो धरातल के काम है, जो जमीनी स्तर के काम है, वो कहीं पर भी नहीं हुए। दूसरी बात, मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया आप लोग किसको कहते हैं? यही बता दीजिए कि डिजिटल इंडिया हम लोग किसको कहते हैं? डिजिटल इंडिया क्या हम इसको कहते हैं कि हमारे यहाँ का युवा बेरोजगार घूम रहा है, किसी भी युवा को नौकरी नहीं मिली है। मोदी जी ने इतनी गारंटी की बात की, एक भी गारंटी में मोदी जी सफल नहीं हुए हैं। वो अपनी पत्नी की गारंटी नहीं ले पाए हैं, तो देश की क्या गारंटी लेंगे? दूसरी बात ये है कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की मोदी जी ने गारंटी ली थी। क्या किसी युवा को रोजगार मिला आज तक? आप लोग बताइए। पटवारी भर्ती हुई इनके यहाँ, उसमें भी घोटाला हो गया, उसमें भी किसी को भी नौकरी नहीं मिली, उसकी परीक्षा निरस्त कर दी गई। अतिथि शिक्षा कोई ले लीजिए आप, 3 बार 4 बार लोगों को रखा गया, फिर निकाला गया। मतलब हमारे यहाँ की युवा पढ़े लिखे लोग बाहर जाके मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। बच्चों, जो गरीबों के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है, क्योंकि इतनी महंगाई है कि मजदूर वर्ग मजदूरी करके जो लोग अपना पेट पाल रहे हैं, वो अपने बच्चों को एक टाइम का खाना नहीं खिला पा रहे, तो वो कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे? वो शिक्षा कहाँ से देंगे? तो हमारा देश कहाँ जा रहा है? हमारे देश का ये सपना थोड़ी था कि बच्चा, हमारे यहाँ के बच्चे अशिक्षित हो जाएं। इसी को विकसित देश कहते हैं क्या? इसी को डिजिटल इंडिया कहते हैं, जहाँ इतनी गरीबी है। मोदी जी ने कहा कि हमने देश की गरीबी दूर कर दी। आपको नजर आती है? अभी आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, हर जगह वही गरीबी आपको मिलेगी। कहीं पर भी आपको ये नहीं दिखेगा कि गरीबी दूर हो गई है। हर जगह लोग मजदूरी करके ही खा रहे हैं। गरीबी तब हम मानेंगे कि दूर हो गई है जब हमारे यहाँ के मजदूरों का भी घर बन जाएगा, मजदूरों को भी उनके बच्चों का अधिकार मिलेगा, उनको शिक्षा मिलेगी, उनके स्वास्थ्य की चिंता की जाएगी, महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा की चिंता की जाएगी, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, किसानों को सम्मान निधि मिलेगी। उनको आज तक किसानों को बताइए कितने लोगों को यहाँ सम्मान निधि मिली, कितने लोगों को किसानों का ये जो हक है वो मिला। फसलें कितनी जगह बर्बाद हुई, उसका क्या किसी को यहाँ पर मिला है? किसान भाई भी बैठे हैं यहाँ सब लोग। आप लोग बता दिए किसान योजना किसी को लाभ मिला हो तो आप लोग बताइए, किसको धान का मिल गया, किसको गेहूं का मिल गया? सब लोग आप लोग बताइए ना, हाथ ऊपर करके बताइए किसको मिला, किसको नहीं मिला। नहीं मिला ना? तो वही सारी चीजें हैं कि जो भी इनकी योजना का लाभ है वो सिर्फ कागजों में सीमित है, सिर्फ कागजों में लाभ मिला है। ये कागज में पूरा हो गया है, खाना पूर्ति हो गई है, और धरातल पर कहीं भी उसका कोई भी काम नहीं हुआ। पिछली बार ये जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई ना कोई मुद्दा लेके आती,
पिछली बार लाडली बहना योजना का मुद्दा था, अब बहनों को बहलाया फुसलाया गया उस बार। क्या ये भी जितनी योजना है ये कांग्रेस की है? ये कांग्रेस जब 15 महीने की सरकार थी कांग्रेस की, तो माननीय कमलनाथ जी ने इसकी घोषणा की थी कि हम नारी सम्मान के नाम पर महिलाओं को 1500 से शुरू करेंगे और 3000 रुपये 3 महीने में हो जाएगा। इस योजना को शिवराज सिंह चौहान जी थे मुख्यमंत्री तत्कालीन, उन्होंने पकड़ा और उसको उन्होंने आगे बढ़ा दिया और बढ़ाने के बाद बहनों को लालच देकर उनका वोट ले लिया। उनको मालूम था कि महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से ज़्यादा है, महिलाओं के वोट उन्होंने ले लिए, उनकी सरकार बन गई। उसके बाद आप देखिए, चलिए ठीक है सरकार बन गई, लेकिन क्या महिलाओं के प्रति उन्होंने अपनी उस योजना को लागू रखा? क्या किसी को 3000 रुपये मिला? यहाँ महिलाएं भी बहुत सी सुन रही होंगी अपने घरों से, और भाई लोग बैठे, बहुत से लोगों के घर में नाम जुड़े रहे होंगे लाडली बहना के। तो आप लोग बताइए कि किसको किसको 3000 रुपये मिला? मिला क्या? नहीं मिला। उसके बाद 400 की बात थी सिलेंडर की, तो 400 में कहीं सिलेंडर नहीं मिल रहा, 1200 में ही सिलेंडर मिल रहा। तो 1200 रुपये दे भी रहे हैं अगर बहनों को, तो एक तरफ से निकला जा रहा 1200 रुपये, 100 रुपये का भी फायदा नहीं है बहनों का। तो वो बहनें भी अब जागरूक हो चुकी होंगी हमारे ख्याल से, कि अब वो रीति नीति समझ गई होंगी भाजपा सरकार की कि इस लोकसभा के बाद जो आधे नाम बचे हैं बहनों के वो भी काट दिए जाएंगे। आधे तो नाम कट गए हैं। तो जो अपने अभी मुख्यमंत्री जी बने यादव जी, वो इस योजना को बंद करने वाले थे, लेकिन फिर ये हुआ केंद्र सरकार से कि भाई अभी मत बंद करो, अभी लोकसभा है, अभी बंद कर दोगे तो वोट नहीं मिलेगी। तो ये हुआ कि चलो आधे नाम अभी छोड़ दो, तो आधे नाम काट दिए, आधे नाम छोड़ दिए, और जब लोकसभा का चुनाव हो जाएगा तो वो आधे नाम भी काट दिए जाएंगे। तो अब बहनें भी हमारे ख्याल से जागरूक हो गई होंगी कि उनको कितना फायदा हो रहा है, और ये सिर्फ वोट की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसको जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, ना कि किसी निजी हित से इनको कोई मतलब। अगर इनको कोई मतलब होता तो कभी कोई जनप्रतिनिधि आपके बीच में आते। अभी देख लीजिए चुनाव में उनको कोई जरूरत नहीं है आप लोगों की, भाई वोट मांगने कहाँ आते हैं आपके बीच में, और आते भी हैं तो गाड़ी बंद में निकल जाते। उनको ये लगता है कि ये तो वोट देंगे ही। सांसद जी से कोई पूछता है तो कहते हैं मोदी का वोट देगा, अब जब मोदी के नाम पे कोई वोट दे देता है फिर वो जीत जाते हैं। फिर जब कोई काम लेके जाता है उनके पास तो कहते हैं कि हमको थोड़ी दिया था तुमने वोट, मोदी को दिया था, जाओ मोदी से काम करवा लो। अब मोदी जी आपके बीच में आएंगे काम करने कि सांसद जी करेंगे या विधायक जी करेंगे, जिनको आप वोट देके बनाते हैं। तो जनप्रतिनिधि का ना ये काम है कि आपके बीच में आएंगे, ये आपने उनको वोट दिया है तो वो आपको पहचानेंगे या आप उनको पहचानेंगे। मोदी जी थोड़ी आपको पहचानेंगे, भले आप मोदी के नाम पे वोट दे दोगे फिर भी नहीं पहचानेंगे। तो ये चीज़ है, ये निवेदन है कि आप लोग ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनिए कि जो आपकी हर समस्याओं में आपका साथ दें, आपके हर सुख दुख में खड़े हों, आपको जो भी आपकी समस्याएं उसका निराकरण करवाने के लिए प्रयासरत रहे। भाई आपकी आवाज़ को उठाने का काम करें, ना कि 10 साल के लिए बिल्कुल ऐसे बन जाए कि हम नहीं पहचानते किसी को। भाई आपने एक बार मौका दिया, 2 बार मौका दिया, 10 वर्ष बहुत होता है किसी को समझने के लिए। अगर इसके बाद भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर अब लोकतंत्र को खतरे में हम डाल रहे हैं। क्योंकि अगर इस बार भाजपा की सरकार बनती है तो हमारे यहाँ लोकतंत्र को खतरा है, सीधे सीधे खतरा है, संविधान को खतरा है। विपक्ष को, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। वो ये सोचती है कि विपक्ष में कोई खड़ा न हो, कोई आवाज़ न उठाए। केजरीवाल जी इसका जीता जागता उदाहरण है। आप लोग को भी मालूम है कि उनको जबरदस्ती फंसा के जेल में डाला गया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर सकती है तो आम आदमी के साथ क्या रवैया अपनाएगी, ये आप लोग भी समझ सकते हैं। सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग जागरूक हैं, अपने संविधान को बचाइए। ये बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने का बनाया संविधान है। उस संविधान को अगर आप लोग अपने हाथों से ही ख़त्म कर देना चाहते हैं तो बात अलग है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप वोट दीजिए। अब भाजपा वाले कहते हैं कि मोदी की माला जपो, तो भाई मोदी की माला जपने से अच्छा है कि हम भगवान की माला जप ले तो हमारा कल्याण हो जाएगा, है ना। और इस समय क्या है कि राम मंदिर का मुद्दा लाए हैं वे लोग कि राम मंदिर के नाम पे वोट दे दो। रामचंद्र जी के भाजपा वालों का मंदिर है राम मंदिर। अरे भाजपा और कांग्रेस तो ठीक है बाद में पार्टी बनी ना, पहले तो हम सब इंसान हैं, हम सब इंसानों के मन में भगवान रहते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि भगवान राम लला अपने मंदिर में विराजमान हो गए हैं। तो ये कोई मोदी जी की कृपा से मंदिर नहीं बना, ये मंदिर बनना ही था और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था राम मंदिर बनने का, तो राम मंदिर बनता। और ये राम मंदिर की जो ईंट रखी गई थी वो नरसिम्हा राव जी थे जब प्रधानमंत्री, उन्होंने इसकी ईंट रखी थी कि जब भी बनेगा कभी मंदिर भगवान का। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी
उस याचिका में इतने वर्षों के बाद सुनवाई हुई है और वो राम मंदिर बना है। आप सब बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं तो आपको सब ये जानकारी होगी। और कांग्रेस की पार्टी कोई नई पार्टी आपके सामने नहीं है। ये पहले 70 साल कांग्रेस की सरकार थी। आपने भी कांग्रेस का भी जमाना देखा है और भाजपा का भी जमाना देखा है। 20 साल में भाजपा पार्टी ऐसी बन गई है कि जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कि बस उनके उसमें जो रहेगा तो वो ठीक है और जो नहीं बात करता, जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा वो विद्रोही है। मतलब कि जनता को वो विद्रोही बनाना चाहते हैं। प्रजातंत्र में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है क्या? अंग्रेजों को हम लोग 75 साल पहले यहाँ से भगा चुके हैं। अब हमारे देश में क्या फिर से अंग्रेजों का शासन लागू होगा? हम लोग क्या ये चाहते हैं कि फिर से अंग्रेजों की सत्ता आ जाए जैसा पहले थी? अगर आप लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाते हैं तो यहाँ एक छत्र राज हो जाएगा और अगली बार चुनाव ही नहीं होगा। मेरे ख्याल से प्रजातंत्र ही वो खत्म कर देना चाहते हैं। और जैसे कि विदेशों में होता है कि एक पादरी बैठे रहते हैं चर्च में कि जब तक जीते हैं तो उनको एक अधिकार मिल जाता है कि यही पादरी रहेंगे जब तक जिएंगे। तो इसी टाइप का मोदी जी गद्दी में बैठ जाएंगे कि दोबारा कोई चुनाव ही नहीं होगा, विपक्ष में पार्टी ही ना रहेगी, मोदी जी ही है सब कुछ। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं तो भाजपा को वोट दीजिए और अगर ये चाहते हैं कि लोकतंत्र बचा रहे, प्रजातंत्र बचा रहे, आपकी आवाज को दबाया न जाए तो कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए और कांग्रेस का हाथ मजबूत करिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।